नमस्कार। आज मेरे साथ हैं शेखर सिन्हा। शेखर एक जीवनी बड़ी ही दिलचस्प और रोचक जीवनी रही है। ये हमारे एडमिरल रहे हैं, ये हमारे फाइटर पायलट रहे हैं, सी हैरियर चलाते थे। मज़ाक में इनको हम लोग टॉप गन कहते हैं। दुनिया देखी है इन्होंने, अध्ययन किया है, चिंतन किया है। 72 ठो थिंक टैंक पे बैठे हैं। तो आज इनसे बात करते हैं कि इनकी ज़िंदगी इस मोड़ पे कैसे आई। तो शेखर जी, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार अतुल जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ अभी बैठकर और आशा है कि हम अपनी जीवनी आपको बिल्कुल सही ढंग से सुना सकेंगे और इससे कुछ लोग प्रेरित भी होंगे। बिल्कुल होंगे। तो ये बताइए, आप जो हैं पैदा कहाँ हुए और आप जो है फाइटर पायलट बनने से पहले थे कहाँ? अतुल जी ये लंबी कहानी है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितने कम से कम समय में बता सकूँ। अरे नहीं-नहीं, समय की क्यों पाबंदी कर रहे हैं? बताइए इत्मीनान से। हम पैदा हुए थे अतुल जी भागलपुर में, बिहार में। हुँ। और हमारे पिताजी एक डॉक्टर थे और माताजी एक हाउसवाइफ, हाउस मेकर जैसे सभी माताएँ उन दिनों हुआ करती थी। हुँ, हुँ। और हम जो है अपने 5 भाई-बहनों में तीसरे स्थान पर हैं और बीच वाले हैं बिल्कुल, बिचौले हैं इफ यू लाइक। और उसके बाद हम हमारी पढ़ाई-लिखाई, प्रारंभिक पढ़ाई-लिखाई बिहार के पूर्णिया जिले के छोटे-छोटे गाँव में हुई क्योंकि पिताजी बिहार मेडिकल सर्विस में एक डॉक्टर थे तो उन्हें बिल्कुल स्टेट डिस्पेंसरीज़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ऐसे जगहों में उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। तो समझिए ये कि छोटे-छोटे पहली गाँव में। जी, बहुत छोटे गाँव में, ऐसे छोटे गाँव कि आप उनको नक्शे पर भी नहीं देख पाएँगे। हुँ, और वहाँ पे ज़्यादा समय आपको बैलगाड़ी से जाना होता था या हुँ। साइकिल से जाना होता था। बस स्टैंड जो हुआ करता था वो समझिए कि इतनी दूरी पर था कि वहाँ चल के जाने के लिए 2-3 घंटे का वक़्त लगता था। तो हम लोग एक बैलगाड़ी हायर करते थे और हम फिर वहाँ जाया करते थे। तो स्कूल के बारे में प्रारंभिक स्कूलों के बारे में तो बहुत थोड़ा याद है। 2-3 स्कूल का हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद है। एक छोटा गाँव होता था पवाखाली और एक और गाँव होता था सोनैली एंड उसके बाद हम फिर ठाकुरगंज आए जो कि बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। हुँ। बॉर्डर का मतलब वो बिहार, बंगाल और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो चूँकि बंगाल के बॉर्डर पे है वो तो चिकन स्नेक जिसको कहते हैं आज उसके आस-पास था। तो समझिए कि उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान भी काफ़ी दूर नहीं था मेरे ख़्याल से 24-25 मील होगा वहाँ से। तो हमारी पढ़ाई-लिखाई वहीं हुई विद्यालय में और जैसा कि आप जानते हैं बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के समय ही गणित पर बड़ा ज़ोर रहता है और चूँकि पैदा गंगा किनारे हुए थे तो गंगा की हवा थोड़ी लगी, तो लगता है कि हमारा जो गणित का जो अध्ययन था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड फुटिंग पर हो गया। हमारे शिक्षक हालाँकि सिर्फ़ मैट्रिक पास थे लेकिन वो गणित के बिल्कुल विद्वान आदमी थे वो। हुँ। और अभी मुझे याद है कि एक तो गणित आपकी तगड़ी हो गई। गणित मेरे ख़्याल से क्योंकि एक अरिथमेटिक की पुस्तक हुआ करती थी रिटन बाय यादव चंद्र चक्रवर्ती मुझे अभी भी याद है। हुँ। और वो किताब जो है 5वीं कक्षा से पढ़ाना शुरू करते थे और वो मैट्रिक 11 क्लास तक चलती थी। एक-एक अध्याय पढ़ाते थे। लेकिन ये हमारे शिक्षक पता नहीं क्या उन्होंने उनके दिमाग में आया कि 5वीं से 7वीं के बीच में मिडल स्कूल में ही उन्होंने पूरा यादव चंद चक्रवर्ती मेरे से करवा लिया था और समझा दिया था। तो मुझे लगता था कि क्लास में जब जाता था, कोई पढ़ाने आता था, तो मुझे लगता था कि क्या पढ़ा रहा है? ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि जब मैं छठी कक्षा में था, चाहे 7वीं कक्षा में था और शिक्षकों की कमी होती थी, तो मुझे नीचे कक्षा में 4th-5वीं में गणित का क्लास लेने के लिए भेजा जाता था। तो मैं तो ब्लैक बोर्ड तक पहुँच भी नहीं सकता था, मैं इतना छोटा था। हाँ, तो
तो इट वाज होनहार थे आप, होनहार विद्यार्थी थे। अब देखिए मेरे साथ जो हुआ है, मैंने कहा मैं सच बताऊं, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आप पुलिस अफसर है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। मैंने पुलिस ही तो मैंने कभी की ही नहीं। मैं तो हाँ, नागालैंड और में था, बिल्कुल कश्मीर में भी बिल्कुल बिल्कुल। 4 दिन के लिए गया था, तो मैंने तो कभी पुलिसिंग की ही नहीं। जी जी। तो हम्म, उसके बाद वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि जिसने कि मेरे जीवन पे काफी गहरी छाप छोड़ी, और मेरा जीवन जो बाद में हुआ है, वो समझिए कि उसी एक छोटी सी इंसिडेंट को मैं नरेट करना चाहता हूँ। हम्म, ये 1965 था, मैं 8वीं कक्षा में था उस समय, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी। मेरा ख्याल सितंबर का महीना था, और वो हमारे यहाँ वो काफ़ी लाउड स्पीकर से बता दिया गया था कि भाई जब सायरन बजे तो आप जहाँ भी हो ज़मीन पे लेट जाओ और सर नीचे कर लो। और ब्लैकआउट का तो प्रश्न ही नहीं उठता था कि वो गाँव में लाइट था ही नहीं। बिजली हम थी तो ही नहीं। पेट्रोमैक्स और लालटेन में हम पढ़ा करते थे, उसी में पढ़ के हम बड़े हुए। तो ये समझिए कि जब और लालटेन से में पढ़ के गांव का लड़का कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया, आज कंप्यूटर के सामने बैठ के एकदम। जी, मेरे लिए सब अजूबा है अतुल जी। और मैं सच बताता हूँ, उस समय के हमारे हमारे समय के जितने लोग हैं, वो सब गाँव में ही पढ़े हैं, वो सब लालटेन अरे में मेरे पढ़ के पिताजी आज। तो आपसे भी बड़े हैं, वो भी गांव जी, में पढ़े जी, हैं, और उस जी, जमाने में तो लालटेन ही हुआ करती थी, जी, और इस कारणवश लोग जल्दी उठते थे जी, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने के जी, लिए। जी, वो बिल्कुल भी सही एक बात। जमाना था। जी, और जो संघर्ष आपकी पीढ़ी ने किया है, मेरे पिताजी की पीढ़ी ने किया है, जी, जी। वो हमारी पीढ़ी ने कहाँ किया है। अतुल जी, आज के लोगों को संघर्ष लगता होगा, लेकिन हमारे लिए तो वही जीवन था। हमारे लिए हम्म, जीवन का ढर्रा वही था। 4 बजे सवेरे उठना है, और हम्म, जैसे-जैसे हल्का-हल्का साफ होने लगा, आप बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए। सबसे हम्म, पहले वो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि माँ हमारी काफ़ी पूजा पाठ में सबसे पहले गायत्री मंत्र, और उसके बाद फिर पढ़ाई-लिखाई। हम्म, तो ये सिलसिला था। तो उस दिन क्या हुआ अतुल जी, कि सायरन बजा, हम्म, क्योंकि वॉर चल रहा था, तो हम फुटबॉल खेल रहे थे। शाम शाम का समय था, गोधूली बेला हो गई थी, अब मतलब अंधेरा होने वाला था। हम्म, हम खत्म ही करने वाले थे अपना गेम। तो हम्म। हम लोग ज़मीन पे लेट गए सीधा, और कान पे अंगुल डाल के सर नीचे कर लिया। लेकिन इतनी तेज़ गर्जन की आवाज़ आई जैसे कोई बादल गरज रहे हों, क्योंकि हमें जेट इंजन के बारे में नहीं पता था कि जेट इंजन भी इतना आवाज़ करता है। हम तो सोच रहे थे कोई बादल गरज रहा है। तो एक धीरे-धीरे देखा आवाज़ गायब हो रही है। तो एक जैसे बच्चों के मन में एक कौतूहल होता है, हमारे मन में भी हुआ, और सर को धीरे से दाहिनी तरफ उठा के देखा, तो देखा कि कुछ 3-4 हवाई जहाज एक-दूसरे को चेज़ कर रहे हैं, पीछे लगे हुए हैं। और थोड़ी दूर आँखों से ओझल होने के पहले एक लाइट का एक फ्लैश दिखाई दिया, जैसे किसी ने किसी को गोली मार दी, और सारा कुछ ठंडा हो आग गया। दिखी आपको, अग्नि दिखी। जी, अग्नि, अग्नि थी। हम्म, तो मेरे आसमान में अग्नि, हाँ, बिल्कुल, और मैंने उस क्षितिज में समय अग्नि। मेरे मन में, छोटे से बालक के मन में, 11 साल के बालक के मन में ये हो गया, अगर कुछ करना है जीवन में तो वही हवाई जहाज उड़ाना है, जो कि दूसरे हवाई जहाज का पीछा कर सके तेजी से और उसे मार गिरा सके। तो ये एक हमारे छुपी हुई सुसुप्त अवस्था में, समझिए कि एक सुसुप्त थी मेरे ज़िंदगी के अंदर। 1965 की कहानी। जी, 65 हम्म, का। वो मैंने ये पा कहानी एक न्यूज़पेपर है ट्रिब्यून, तो उन्होंने भी एक बार मेरे से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए हमारे लिए। तो हमने एक छोटा-सा पीस भी लिखा था उनके लिए। हम्म, तो हम घर में आ गए तो हमारे पिताजी डॉक्टर थे, और चूँकि हम लोग गाँव में रहते थे, और हम्म। बड़े न्यूज़ सुनने के वो बड़े शौकीन नहीं, उनकी आदत थी। और मेरे हमारे घर पिताजी में, भी बहुत वो भी डॉक्टर हैं, फौजी डॉक्टर रहे जी, वो तो। जी, जी, उनको भी न्यूज़ सुनने की काफी आदत है। जी। क्या हो सकता है अतुल जी कि चूँकि वो लोग पढ़े-लिखे आदमी थे, हम्म, मेडिकल कॉलेज पढ़े हुए थे, उन्होंने दुनिया थोड़ी ज़्यादा देखी थी, अभी गाँव में आ हम्म। गए थे, तो उनको हर चीज़ की उत्सुकता जानकारी थी। होगी। जी, उत्सुकता थी हम्म, कहाँ क्या हो रहा है। तो उनके पास 2 ट्रांजिस्टर और 1 टेबल रेडियो था, जो कि तीनों में एक ही साथ न्यूज़ चलता रहता था। भगवान जाने किस न्यूज़ को वो सुनते थे, लेकिन उनको तीनों न्यूज़ के बारे में बिल्कुल सही पता रहता था। उनके कान बड़े तेज रहे होंगे। अरे! पूछिए मत। और अंतिम समय तक उन्होंने कान में कोई मशीन नहीं लगाई।
अति उत्तम। तो बिल्कुल उसके बाद अतुल जी ऐसा हुआ कि हम घर में गए हम्म, और सबसे विश्वसनीय सूत्र हुआ करता था बीबीसी हिंदी सर्विस। हम्म, तो हमने कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। 8 बजे उनकी हिंदी न्यूज आती थी हिंदी सर्विस की। तो उसमें ही उन्होंने कहा कि आज ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ जहाजों ने बागडोगरा और कलाईकुंडा पर हवाई हमले करने की कोशिश की। तो कलाईकुंडा से भारत के फाइटर विमान उड़े और उनका पीछा किया और उसमें से पाकिस्तान एयरफोर्स का एक विमान उन्होंने मार गिराया। तो ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ थी। तो मेरे मन में जो एक मैंने बताया ना सोई हुई भावना थी, वो हम्म, बड़ी पुलकित हो उठी। अरे ये तो लगता है वही था जो हम देख रहे थे, क्योंकि बागडोगरा सिर्फ 40 किलोमीटर है वहां से। तो हवाई दूरी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने कहा कि अब तो बेटा जो करना है बस इसी में करना है। उसके बाद पहली बार हम शहर में कहाँ तो गणित में तेज लड़का आईआईटी जाता, या फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षा देख के आईएएस आईपीएस बनता, और कहाँ उसका दिमाग फिर गया, वो जो है हवा में उड़ता जाए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का बन गया। नहीं अतुल जी, अगर मैं वो लाइन पकड़ लेता तो आज आप मेरे साथ मेरी जीवनी नहीं पूछ रहे होते। तो गणित का काफी मतलब उसकी जरूरत पड़ती है काफी फ्लाइंग सीखने में, बिल्कुल, लोग पढ़ाने भूल में। जाते हैं कि फ्लाइंग कितना टेक्निकल है। जी, पढ़ाने में फिजिक्स हम्म, है बेसिकली। एरोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो बाद में मुझे उससे काफी सहायता मिली। जब मैं टेस्ट पायलट कोर्स के लिए जाने वाला था, मैं बाद में बताऊंगा, तो हम्म, वहां सिर्फ गणित और फिजिक्स की, भौतिक शास्त्र की पढ़ाई होती है। हम्म। तो ये उसके बाद हम पहली बार शहर में आए, लालटेन और पेट्रोमैक्स से निकले जब लेकिन हमारी। एक एक बात आपने अभी कुछ देर पहले, हम लोगों की जो बातचीत चल रही थी, गपशप, आपने कहा कि आपने ठान तो लिया कि पायलट बनना है, लेकिन आपने अपनी माँ तक को नहीं बताया कि आप पायलट बनना चाहते हैं। जी, बिकॉज मुझे डर था कि माताएं डर ना जाए कहीं, हाँ, कहीं कि नहीं पायलट बनेगा वो भी कहीं ये ना कह दें कि दिमाग से निकालो और कुछ और सोचो। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर, पिताजी तुम्हारे डॉक्टर है, देखो सिविल सर्विस में लोग तुम पढ़ाई लिखाई में ठीक ही हो, कोशिश तुमको वही करना चाहिए। तो कलेक्टर इस बन जाओ। हाँ हाँ कलेक्टर बन जाओ, इस डर से हम बोले नहीं कुछ। कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, ऑल दैट। तो लाल पहली बार बत्ती हम की शहर, गाड़ी। हाँ पहली बार लाल बत्ती वाली गाड़ी। तो पहली बार हम शहर में पहुंचे अतुल जी, हम रांची आए, पिताजी की पोस्टिंग रांची हो गई। लेबर डिपार्टमेंट में भी मेडिकल का बहुत बड़ा सेटअप है। एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ सर्विस है, उसमें हमारे पिताजी चीफ मेडिकल ऑफिसर बनकर रांची गए। तो हम वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ। मिड मिड सेशन में गए थे, मेरे ख्याल से जुलाई वुलाई का महीना था, 1966 में। तो वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज भी ये कि मैं देखा वहाँ एनसीसी एयर विंग है। तीनों विंग हम्म, थे वहाँ पे, लेकिन एयर विंग जब मैंने देखा, मैंने कहा शेखर सिन्हा तेरा रास्ता यही है। तो मैंने एनसीसी एयर विंग ज्वाइन कर लिया। घर आके बड़ी डांट भी सुनने को मिली कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये सब एनसीसी एरो मॉडलिंग ये सब चीजों में टाइम अपना वेस्ट करेगा। तो मैंने कहा मैं पढ़ूंगा भी और ये भी करूंगा और आपको करके दिखा दूंगा। तो उस समय थोड़ी भावना हो गई थी। तो वहां पे अतुल जी मुझे थोड़ी सी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट, एरो इंजन, एयर फ्रेम और रूल्स ऑफ द रोड जिसको कहते हैं, हम्म, एयर रेगुलेशन, वो सीखने का मौका मिला। हमें एयरक्राफ्ट मॉडल बनाने का मौका मिला, हवाई जहाज के पार्ट्स का समझने का मौका मिला, कौन क्या करता है। और उसके बाद उसमें हम इंजन लगा के उसको उड़ाने लगे। नॉट रिमोट कंट्रोल तो नहीं था, हैंड कंट्रोल से उड़ाने लगे। तो पता लगा कि भाई ये एलिवेटर से ऊपर नीचे होता है, ये एलेरॉन से लेफ्ट राइट होता है, ये रडर से लेफ्ट टर्न राइट टर्न। फिर उसको हम धीरे धीरे एरोबैटिक कराने लगे। तो हमारे इंस्ट्रक्टर बड़ी गुस्साते थे कि तुम जहाज को तोड़ दोगे, लेकिन देखा कि मैं सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने भी इनकरेज किया। फिर वो एरो मॉडलिंग का जो कंपटीशन हुआ उसमें भी कुछ हमें तगमे मिल गए। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ा बहुत अच्छी चीज है। तो ये, और जब हम स्कूल में भी स्मार्ट कैडेट बनने की कोशिश की हम्म, हमने, वर्दी वगैरह पहनने लगे और हम कैंप जाने लगे, हम हम्म, सीनियर कैडेट बन गए वहां पे। हम्म, तो बड़ा एक हमारी नींव वहां पे पड़ रही थी।
उसमें खुशी की बात यही है कि वहाँ तो उस समय ये +2 हुआ नहीं था, हायर सेकेंडरी हुआ करता था। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में भी भाई हम अव्वल दर्जे से पास कर गए और बिहार में भी कुछ रैंकिंग आ गई। तो लोग कुछ बोल नहीं पाए कि भाई ये पढ़ाई भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। कहा ठीक है, अब तुमको जो मन हो वो करो। फिर हम चले गए कॉलेज में जी। कॉलेज में जब पहुँचे अतुल जी, तो वहाँ भी एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन, तो हमने वो भी ले लिया। इस बीच में पिताजी का ट्रांसफर हो गया वहाँ से, तो हम हॉस्टल में चले गए। हॉस्टल में चले गए तो हमने फर्स्ट ईयर बीएससी वहाँ पे जब कर रहे थे, हमने ये भी ज्वाइन किया। उसके बाद हमने केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना शुरू किया और अपना एयर विंग चालू हो गया। एयर विंग चालू था और हमने ग्लाइडिंग सीखना शुरू कर दिया। तो ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर हमारे एक सिविलियन इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे और एक जो एयरफोर्स के यूनिट कमांडर थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट विंसेंट मेंडोन्स, वो सीओ थे एनसीसी एयर विंग के, एयरफोर्स की तरफ से, एनसीसी की तरफ से। तो उन्होंने कुछ देखा कि भाई इसमें है स्किल है, तो उन्होंने सिखाना शुरू किया और उसमें हमने सोलो भी कर लिया, अकेले भी उड़ गए ग्लाइडर में एक दिन। तो बड़ा मजा आया। हमने कहा ये तो बहुत सही चीज है कि दुनिया को हम मजा दुनिया आने को लगा। हाँ, हमने कहा ये तो हम दुनिया को नीचे देख रहे हैं। ऊपर से देख रहे हैं दुनिया को। टॉप गन बनने के अरमान जाग गए। अरमान तो पूछिए, मतलब आग सी लग गई। उसके बाद गर्मी की छुट्टी हुई तो पिताजी ने कहा बेटा आ जाओ। हमने कहा नहीं, हमें तो ग्लाइडिंग करना है। उसी बीच में ग्लाइडिंग हो रही है। मैं जाता ही नहीं था। हाँ। 2 साल में गर्मी छुट्टी में नहीं गया। हम्म, जाड़े की छुट्टी में, जब थोड़े दिन बड़े दिन की छुट्टी में गया। हम्म, अच्छा, वो सब हो रहा था, साथ में केमिस्ट्री ऑनर्स भी चल रहा था। फर्स्ट ईयर बीएससी में भी खुदा न खास्ते उसमें भी अच्छा आ गया यूनिवर्सिटी में। तो हम्म, हमें जो ऑनर्स चाहिए था वो मिल गया। हम्म, अब देखिए, जब मैं करीब करीब फाइनल ईयर में पहुंचा ही था, हम्म, तो ये ऐड आया, भाई नेवल एविएशन ज्वाइन करने के लिए आपकी यूपीएससी परीक्षा होगी हम्म, और पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होगा। तो हमने लिख दिया, रांची में सेंटर था, किसी कॉलेज में जाके हमने परीक्षा लिख दी। परीक्षा लिख दी जी, तो पास कर गए। हम्म, पास कर गए तो उन्होंने कहा कि अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाओ, उसमें भी कुछ मेरिट लिस्ट वगैरह बनता है। तो हम चले गए एसएसबी सर्विस। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी, हम चले गए बनारस पहली बार। आज हमारे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, भाई आपका हम तो स्टेट। काशी गए ही हैं। काशी, आपका, आप तो रहने वाले वहीं के। बाय द वे, उसके बाद बनारस गया ही नहीं हूं आज तक। हाँ, ये तो तो सुधारना होगा। नहीं, ये साथ तो सुधारना चलेंगे हम होगा। दोनों लोग। अच्छा, और फिर इस बीच साथ चलते हैं 1971 काशी की दर्शन लड़ाई, करने। हाँ 71 की लड़ाई उस समय खत्म होने ही वाली थी। 72 अच्छा। में हम आ गए थे। हम्म, तो ये निकला था मेरे ख्याल से उसी कारणवश, हम्म, ये जो ऐड निकला था। हम्म, तो हम गए जी, वहां पे पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, वो हम्म, आदमी जीवन में एक ही बार दे सकता है। हम्म, तो हम लोग जो है कुछ 6-7 लोग उसमें क्लियर किए। हम्म, उसके बाद एसएसबी चालू हुआ। एसएसबी हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि एसएसबी क्या होता है, कुछ नहीं तैयारी की थी। हम्म, और जी हम एसएसबी में हम सिलेक्ट हो गए। हम्म, सिलेक्ट हो गए। वो इम्प्रॉम्प्चू स्पीच था और कुछ ग्रुप टेस्ट था। उसके बाद कुछ वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था। और पता नहीं हम वो क्या हो गया मेरे में, वो मैं करता गया हम्म, करता गया। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू हुआ। तो मुझे अभी भी याद है, उस समय विंग कमांडर बुटालिया ने मेरी इंटरव्यू ली थी। वो कैनबरा पायलट हुआ करते थे। हम्म। उन्होंने कोई 1.5 घंटे खपाया मेरे साथ, रगड़ दिया आपको। रगड़ दिया। और मैंने भी छोड़ा नहीं। मैंने कहा कि मैं भी पूछ ही लेता हूँ आज। अच्छा, एसएसबी में हम सिलेक्ट हो गए। नो, एसएसबी में सिलेक्ट अति होना उत्तम। इज नॉट गुड इनफ। हम्म, वहां से मैं भेज दिया मेडिकल करने के लिए दिल्ली। हम्म, ये यहाँ पे एएफसीएमई, आर्म फोर्सेस मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एएफसीएमई सुब्रतो पार्क में है। तो मैं वहां पहुंचा जी। अच्छा, वहां पे अब मेरी दाहिनी आंख में एक समझिए तिल है, ब्लू कलर है अंदर पूरा काफी। तो लगता है कि हेमरेज वगैरह हुआ, वैसा ब्लू है। हम्म। तो आंख में वो लोग पड़ गए पीछे, 3-4 दिन बिल्कुल अंधा कर दिया। उसके बाद आंख को चेक करते रहे। बाद में पता लगा कि दाहिनी आंख जो बाई आंख से ज्यादा तेज है। तो उन्होंने कहा अच्छा। कि नहीं, ये मोल है और ये सही है। हम्म, और हम बड़े दुबले पतले हुआ करते थे। दुबले पतले उन्होंने, तो आप अभी भी हैं। अरे अभी भी टंच नहीं, लग रहे हैं, बूट अरे क्या सूटेड बूटेड एकदम। अतुल जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप बूढ़े आदमी को भी इनकरेज करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए उन्होंने कहा कि आप साहब अंडरवेट हैं और उन्होंने टेम्पररी मेडिकली अनफिट कर दिया। अच्छा, बड़ी परेशानी हुई। बड़ा मैं पापड़ बेला आपने। अरे सुनिए ना, मैं सिर्फ 44 किलो का हुआ करता था अरे और उनको वो तो चाहिए था कम है, 48 केजी। वो तो कम है 44। बाकी सब लेग लेंथ 99 सेंटीमीटर चाहिए था ताकि आप रडर पे पहुंच सकें। हम्म। इट वाज 99.2 सेंटीमीटर्स। हम्म तो बिल्कुल फिट हो रहा था कम वक्त वेट। तो हम मैं गया और जब उनके ओसी ने मुझे बुलाया, ग्रुप कैप्टन बैनर्जी होते थे डॉक्टर हम्म साहब, तो मैं गया उनके पास। लास्ट इंटरव्यू ही से डोंट वरी, आप चिंता नहीं करो, हम्म आपको हम 1 महीने के बाद फिर बुलाएंगे। हम्म 1 महीने में आप रिव्यू मेडिकल कर सकते हो, आप ये प्रोटेस्ट डाल दो एक रिव्यू मेडिकल का। उन्होंने साइन करवा लिया मुझसे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा मुझे करना क्या होगा? कहता आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो? मैं कहा जी मैं तो मैराथन दौड़ता हूँ। हम्म कहा दौड़ना छोड़ दो। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। हम्म और क्या करें? 1 दर्जन केला खाया करो रोज। हम्म 5 मछली खाते हो? हमने कहा जी। तो मीट खाया करो रोज, हम्म 1 महीने तक। हम्म मैं आ गया जी। अब जो है वो तो पिताजी को बताना पड़ा, ऐसी ऐसी बात है। तो कहे कि तुम एक डॉक्टर आदमी थे क्या, 1 महीने में कैसे होगा? हमने कहा कि अब केला खाने के लिए कहा, आप तो डॉक्टर आदमी। हाँ दौड़ना वोड़ना मत, केला खाओ, हैव फूड अच्छी तरह से खाया करो। ठीक है। और हम भाई 1 दर्जन केला रोज खाने लगे। अब भगवान जाने कैसे खाया करता था। आदमी आदमी एक भी बड़ी मुश्किल से खा सकता हूँ। दौड़ना बंद कर दिया अतुल जी। और 1 महीने के बाद फिर से पहुंच गया AFCME हम्म दिल्ली। और इस बार बिल्कुल 48 किलो, 3-4 बार चढ़ाया। उन्होंने कहा यार तो बड़ी सी बात है, 4 किलो बोला था, 1 महीने में ठीक 4 किलो बढ़ा के आ गए हो। हम्म तो हमने कहा शुक्र है आपका। अच्छा अब ये सब जब फिटनेस हो जाती है उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनता है, ये नहीं पता था। तो हम भूल गए इसके बारे में। तो एक दिन अतुल जी हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स बड़े हुआ करते हैं, वो भी ऑनर्स था मेरा, तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे रहना पड़ता था हम्म और हॉस्टल में हम रहते थे। तो हम देखा, मैंने एक दिन पढ़ाई खत्म करी, उसके बाद रास्ते में जब जाने लगा तो पोस्टमैन सबको पहचानता है वहां पे बाय हम्म नेम। तो उन्होंने कहा शेखर जी, शेखर भाई आपका एक ये रजिस्टर्ड लेटर है, मैं आपको पर्सनली देना चाह रहा हूँ, दे दीजिए। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। साइन वाइन करना होता था पहले। अभी भी करना होता है मेरे ख्याल से। अब पता नहीं, आजकल तो सब कुरियर ही करते हैं तो उसमें साइन करना होता है, नहीं रजिस्टर्ड लेटर। नहीं, रजिस्टर्ड लेटर मैं अभी भी करता हूँ, और मैं अच्छा अभी भी अच्छा पाता हूँ रजिस्टर्ड लेटर, अच्छा। और तो अभी भी साइन करवाते हैं। हाँ भारतीय तो डाक सेवा अभी भी काफी हाँ एक्टिव है जी। सक्षम है, काफी ठीक ठाक है। जी नहीं बहुत अच्छी से मैं हाँ, उसका मैं बड़ा भारतीय उससे मैं रेल, भारतीय डाक सेना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भारतीय सेना, वायुसेना, जी जी नौसेना, सब और कुछ चीजें तो चल रही है ना अच्छी तरह, तभी क्यों तो हमारी देश चल सिविल रहा है। सर्विस भी, हमारी सिविल सर्विस भी उसमें जरूर एकाध एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन नहीं, भाई सिविल सर्विसेज की बात नहीं करें, वो तो अलग कहानी है, वो हाँ मैं वो अंदर से सिविल देखा फिर हूँ, वो काफी बुरे हाल है। चलिए अतुल जी फिर उसको वहीं छोड़ देते हैं। हाँ। अच्छा मैं गया, चूंकि वो प्रैक्टिकल मेरे दिमाग में घूम रहा था और मेरा रिजल्ट जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए वो नहीं, मैं भूल गया उसके बारे में। हम्म भूल गया अतुल जी। उसके बाद हम चाय पीने और समोसा खाने जाया करते थे पीछे एक दुकान में, छोटी सी दुकान थी और 10 पैसे की चाय मिलती थी और एक चाय में हम लोग 2 आदमी पिया करते थे, पैसे उतने थे नहीं। और समोसा एक लेते थे, दो दो बंदे खाया करते थे, अभी याद है। आप विश्वास नहीं कीजिए, कुछ साल पहले रांची कॉलेज में जाकर पीछे उसी चाय वाले के पास गया जो वो बूढ़ा रखा था, उसका बेटा चलाता है, और फिर वही चीज मांगा मैंने। पूर्ण विश्वास करूंगा, आपके साथ तो मैंने समय बिताया है, आप हैं जी इसी जी। तरह के मस्त आदमी। तो अतुल जी भूल गया मैं, आके उस दिन भूल ही गया। दूसरे दिन जब कॉलेज में गया मुझे अचानक याद आया कि अरे एक चिट्ठी आई थी। हम्म तो जब खाना खाने के लिए लंच के लिए मैं जब गया वहां पे हॉस्टल में, तो मैंने उसको खोल के देखा। खोल के देखा तो मेरा कॉल लेटर था कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और आप हमने पूरे भारत में 10 लड़कों को चुना है आउट ऑफ सो मेनी, वो सब काफी कहानी लिखी हुई थी, और आप मेडिकल फिट हो गए। अब तो आप जो है फलाने तारीख को ट्रेनिंग के लिए नेवल एकेडमी कोचिन में आप रिपोर्ट कीजिए, INS हम्म वेंडुरती में रिपोर्ट कीजिए। हम्म तो अब उसमें क्या था कि हमारे पास दिन सिर्फ 10 थे रिपोर्ट करने के लिए, और पिताजी पोस्टेड थे
back in Purnia district in a place called Kodha, very close to Purnia. अच्छा, मेरे बड़े भाई साहब रांची में थे, तो मैंने कहा क्या करूं? कहता जाओ। क्या करूं? क्या पूछ रहे हो? ये बहुत है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम इतना एयरवे में। ये नहीं बताया कि दिल में ये तमन्ना बहुत दिन से है, ये उनको उस समय भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, उसमें जो सामान तुम्हें, इतने हाफ पैंट, इतने टी शर्ट, इतने शर्ट और ये तौलिया वोलिया और एक बड़ा सा काला सा बक्सा बनवाना था, उस सब का कि मैं बनवा के रखूंगा, तुम जाओ पापा से मिल के आ जाओ, पापा माँ से मिल के आ जाओ। तो मैं चला गया जी, रांची से बस पकड़ी, पूर्णिया पहुंच गए। अच्छा, उन दिनों इतनी जल्दी सेलफोन वगैरह तो था नहीं, बताने का कोई रास्ता नहीं था, जब तक चिट्ठी लिखोगे तब तक खुद ही पहुंच गए। तो मैं पहुंच गया, तो पापा घबराए, अरे शेखर क्या? और बस पहुंचती थी सवेरे, नाइट बस थी वो। तो मैंने उनको बताया, तो देखा माता जी का चेहरा उतर गया। तो नहीं, मेरे भी माता जी का चेहरा उतर गया था हाँ, जब उनको पता चला मैं नागालैंड जा रहा हूँ, और नागालैंड से भी आगे मैं तुएनसांग में मैंने नौकरी शुरू की, तो माओ का चेहरा तो उतर ही हाँ, आता है। माता ही होती है। तो फिर भी उन्होंने देखा कि मैं इतना उत्साहित हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुमको जो करने की इच्छा है तुम करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे और सुरक्षित रहोगे। आशीर्वाद लग गया आपको, देखिए। हाँ, आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। तो जी 3-4 दिन में हमें कुछ 965 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट ले जाना था, ताकि हमें कैडेट पीरियड में हर महीने में कुछ 50-60 रुपए पॉकेट मनी उसी पैसे से हमें नेवी देती रहे। तो 965 रुपए का बनाए, और हमारे जितने बड़े पापा और जितने छोटे चाचा लोग थे, सब हमें छोड़ने के लिए आए। और बड़े पापा बड़े नाराज थे, वो कहने लगे कि तुमको और कुछ नहीं सूझा था, इतना ये काम लियो, तुम्हें पता है कितना असुरक्षित काम है। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलूं, मैं लगे नहीं आप, मैंने कहा बड़े पापा चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक रहेगा, आप लोग बस यहीं से आशीर्वाद दे। आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। रोने लगे वो, क्या है कि पहले फैमिलीज में काफी एका कोहेशन रहता काफी था। ज्यादा थी। तो जी हम चले आए। उसके बाद कॉलेज के लड़कों ने, हमारे हॉस्टल के लड़कों ने एक फेयरवेल दिया, और कुछ लोग, हमें रांची से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, हमें आना था मद्रास, मद्रास से आना था कोचिन। तो हम एक कोरोमंडल एक्सप्रेस हुआ करता था जो टाटा नगर होकर जाती थी, तो हम कलकत्ता से चलती थी, हम गए टाटा नगर, हमें 2-3 लड़के छोड़ने आए जी। उसके बाद हमारी नौसेना की कहानी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया, अति उत्तम कि आप पहुंच गए कोची। बिहार का लड़का, गंगा किनारे वाला, पहुंच गया दक्षिण भारत, और वो भी समुंदर के तट पे। समुंदर पहली दफे देखा था क्या आपने वहां पहुंच के? उसके पहले हमने समंदर कभी नहीं देखा था। और आगे हम नौसेना ज्वाइन करने। हाँ, मतलब बिहार का लड़का नौसेना में, बताइए। लैंड लॉक्ड स्टेट। तो अब यहाँ से आगे की कहानी शुरू करें अतुल जी? बिल्कुल, अब आप बताइए कि भाई इंडियन एयरफोर्स में आप क्यों नहीं गए? आप इंडियन, मतलब नेवी में कैसे आ गए? नौसेना में कैसे आ गए? वायुसेना में कैसे नहीं गए? ऐसा हुआ अतुल जी कि वो एयरफोर्स में भी डायरेक्ट एंट्री का उसी वक्त निकला हुआ था। अच्छा। और हमने जितने टेस्ट हैं वो एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए ही दिया था। तो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे एनसीसी यूनिट के, फ्लाइट लेफ्टिनेंट विंसेंट मेंडोज, जिनकी मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर। And I must tell you that I met him again when he was still a wing commander and I was a lieutenant in the Navy. और हम अपने सी हैरियर विमान को लेकर कलाईकुंडा गए थे, और वो हंटर की टारगेट टोइंग यूनिट के सीओ थे, और वो हमारे लिए, उन्होंने एक टारगेट टो करी और मैं उसके ऊपर फायर कर रहा था। तो ऐसा हुआ अतुल जी कि एयरफोर्स जिस कोर्स के लिए मैं जाता, वो एक कोर्स बाद में था, 44th कोर्स, और ये हमें थोड़ा पहले जाने का मौका मिल गया। तो हमारे सीओ साहब ने, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेंडोज ने बहुत सही सलाह दी। उन्होंने कहा कि देखो, नेवल एविएशन, मुझे उस समय नेवल एविएशन का सचमुच में पता नहीं था,
जानता था विक्रांत के ऊपर सी ऑफ फ्लाई करते हैं, एलिसे फ्लाई करते हैं। चूंकि एयरविंग एनसीसी में था तो इतनी काफी- तो जानकारी हो गई थी हाँ नहीं, हमें आपको, हाँ। बाकी सर्विस के बारे में पढ़ाते ना, सर्विस सब्जेक्ट्स। हाँ। तो अब हाँ, मैंने बी सर्टिफिकेट भी ले रखा था, सी के लिए अपियर हुआ था, लेकिन उस समय पूरे एग्जाम नहीं दे पाया जब मैं सेलेक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि नेवी में जो अगर तुम्हें फाइटर में स्ट्रीम में अगर हो जाए तुम्हारा, तो उससे ज्यादा चैलेंजिंग और कोई फ्लाइंग नहीं हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, आप जैसा कहें। तो मैंने वेट नहीं किया, उन्होंने कहा तुम जाओ, तो हमने ज्वाइन कर लिया। मेंडोजा साहब के सलाह मेंडोन्स पे। मेंडोन्स कहाँ के थे ये? गोवा के थे क्या? नहीं, केरल के थे। केरल के ही थे। विंसेंट मेंडोन्स। विंसेंट मेंडोन्स सीरियन क्रिश्चियन थे क्या ये? हाँ। तो उनके साथ हमने ग्लाइडर में बहुत फ्लाइंग भी की थी, डंडे भी लगाए थे उन्होंने। गुरु थे आपके वो तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई, मैं कहूँ, मुझे इनकरेज करने वाला कॉलेज के दिनों में अगर कोई एक व्यक्ति था, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेंडोन्स। जो भी एसएसबी और ये वो जो ट्रेनिंग और जो हम गए, तो मैं उनसे जिक्र किया करता था। और वो रहते थे हमारे कॉलेज की हॉस्टल से थोड़ी दूर पे, आर्मी के टेम्परेरी अकोमोडेशन थे मैरिड ऑफिसर्स के, वहाँ रहा करते थे, क्योंकि एयरफोर्स का वहाँ कोई ज़्यादा कुछ प्रेजेंस था नहीं। तो आई कुड कम, मैं साइकिल पे या वॉक करके भी आ सकता था उनके पास। तो उससे सलाह लेने के लिए काफ़ी घंटों घंटों बैठा करता था। तो अब जो है देखिए, हम पहुँच गए कोचिन। कोचिन पहुँचे तो पहली बार जब स्टेशन पे उतरे अतुल जी, कोचिन हार्बर टर्मिनस, जिस ट्रेन से उतरे, जिस डब्बे में हम बैठे थे, तो एक दरवाजे से हम उतरे तो सबसे पहले वो बड़ा सा जो काला बक्सा जिसमें सारा सामान रहता है, कैडेट का नाम लिखा होता है, वो लेके हम उतरे। तो उसके दूसरे दरवाजे पे देखा एक और लड़का जो है वो उतने ही बड़ा बक्सा लेके उतर रहा है। तो मैंने कहा भाई, मैं मिला, मैंने कहा भाई आप कौन? तो उन्होंने कहा आप कौन? तो पता लगा कि हम दोनों एक ही कोर्स के लिए आए हुए हैं। तो गले मिले, हाथ मिलाए। विनोद सानन, जो आज भी हमारा मित्र है। कहाँ के रहने वाले थे? विनोद सानन एक्चुअली बड़े हुए थे कलकत्ता में, हैं पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन वो पैदा और बड़े हुए कलकत्ता में, तो इसीलिए वो भी उसी ट्रेन से आ रहे थे। और उस दिन से जो हमारी दोस्ती भी, बस हम आज तक मित्र हैं और बहुत बार मुलाकात होती है, खाना पीना एक साथ होता है। वो भी सिविल फ्लाइंग में बाद में चले गए, तो वहाँ से रिटायर करके वही नोएडा में ही सेटल है, थोड़ी दूर आगे एटीएस रेसिडेंसी है वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया और हमारी पहले वो परेड ट्रेनिंग हो, वहाँ सिर्फ नेवल ओरिएंटेशन था। तो वहाँ के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, 5-6 महीने के कोर्स के बाद, हमें एयरफोर्स की 112th फ्लाइंग कोर्स के साथ फ्लाइंग करने के लिए एयरफोर्स स्टेशन बीदर भेज दिया गया। ये कर्नाटका में है। हाँ पता है बीदर, हाँ, लेकिन हमारे दर्शकों को शायद ना पता हो। हाँ, ये कर्नाटक में मैं तो है। भारत भ्रमण काफी किया हूँ ना, मैं तो विश्व भ्रमण भी किया हुआ हूँ थोड़ा बहुत। जी, अब तो आप ग्लोब ट्रॉटर हैं, अब तो भारत भ्रमण के। तो ये जो है एक बीदर इसलिए भी फेमस है कि वहाँ पे नानक जीरा साहब का एक गुरुद्वारा है। जबकि गुरु नानक देव वहाँ भी उन्होंने जब ट्रैवल किया था, तो वहाँ पर बैठ के उन्होंने कुछ शिक्षा दी थी लोगों को। तो वहाँ का गुरुद्वारा है, सामने एक पानी है जिसमें लोग पानी का पॉन्ड है, जिसमें कहते हैं कि डुबकी लगाने से आदमी का मन स्वच्छ हो जाता है। आपने डुबकी लगाई? बिल्कुल, नहीं तो हम वहाँ से पास ही नहीं करते। अच्छा। फ्लाइंग में तो दो आपका मन चीजें। स्वच्छ हो गया उस गुरुद्वारे में। बिल्कुल बिल्कुल। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.